हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम अपन ने करा हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मैंने मांगा था आपसे। किसी ने आंसर वैसे दिया नहीं है। उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी बोलता है जब फर्म की संपत्ति फर्म के दायित्व से कम हो। ठीक है, फर्म की संपत्ति जो है, फर्म की टोटल लाइबिलिटी जो है उससे कम हो जाए। तो एसेट जब कम होता है तो हम पार्टनर के पर्सनल एसेट को यूज करते हैं फर्म के दायित्व को, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, इन खातों में से कौन सा नाम शेष दिखाता है, विच ऑफ दीज अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। तो देखिए, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इस साइड हम एक लिखते हैं ए और ई। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं एल आई सी। ओके, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो ए और ई क्या है, जो ए और ई है ये आपका एसेट हो गया। ठीक है, ए आपका एसेट हो गया, ई आपके एक्सपेंस हो गए। फिलहाल ये जितने हैं आपके, ये आपके एसेट है। और डिस्काउंट जो होता है, जो आपने दिया है, वो आपका एक्सपेंस है। ये आपका एसेट हो गया, ये आपके एक्सपेंस हो गए। ठीक है, ये भी आपका एक्सपेंस हो गया। तो सभी के सभी आपके कहाँ जाते हैं, डेबिट में। ठीक है, और ये आपका क्रेडिट जाएगा अगर वो एलआईसी है। एलआईसी इन द सेंस लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये आपके कहाँ जाते हैं, आपके क्रेडिट साइड में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। तो मैं बोलना भूल जाता हूँ, आप करना भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे चलते रहता है। चैनल पे व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर उतने बढ़ नहीं पाते। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वीडियो पहुंचते रहेगा, नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगी। बेल आइकन जरूर दबा देना, ऑल का ऑप्शन होता है, वो ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कर देना प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ए और बी पार्टनर हैं। 26,000 और 22,000 उनकी कैपिटल है। ठीक है, वे फर्म के लाभों में 1/4 में सी के साथ साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। सी ने अपना कैपिटल जो है 26,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो A and B are partner with capital of 26,000 and 22,000 respectively. They admit C as partner with 1/4 share in the profit of firm. C brings 26,000 for his capital। है ना, गुडविल हमको पता लगानी है। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले तो आपको 26,000 जो आप सी लेके आ रहा है, ठीक है, वो, और 48,000 इन लोग का हो जाएगा, 26,000 प्लस 22,000। ठीक है, तो इन तीनों के कैपिटल को जोड़ लेंगे, 26 प्लस 26,000 प्लस 22,000। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 0 0, और यहाँ पे 6 6 12 एंड 14 का 4, है ना, और 74,000। ठीक है, तो 74,000 जो है आपका, ये आपका हो गया। रब कर लेते हैं, स्पेस बहुत कम बचा है। तो 74,000 आपका हो गया। अब 74,000 में आपको करना क्या है, 26,000 जो सी लेके आ रहा है, ये 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसको आपको उल्टा कर देना है। तो 1/4 लिखा हुआ था, आपको लिखना है 4/1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26,000 मल्टीप्लाई बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू 104,000। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले जब इन तीनों की कैपिटल कैलकुलेट करी थी, तो वो आया था 74,000। ठीक है, तो 74,000 जो है, इनकी टोटल कैपिटल आई थी, और 104 जो है, ये इनका होना चाहिए 26,000 के हिसाब से। तो जो बैलेंस बचता है वो है 30,000।
और यही आपका आंसर है। इसको हम बोलते हैं द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल, ठीक है। तो 30,000 विल बी योर आंसर। सीजी वापम की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी आपका वैकेंसी कभी भी आ सकता है। नई सरकार जो भाजपा की है उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 57,000 जो शिक्षक भर्ती है वो अपन लेके आएंगे। तो तैयारी करते रहेंगे तो काम का है। अचानक से आप अगर सोचेंगे कि हो जाएगा हमारा, तो ऐसा नहीं होता है। सपने मत देखिए। 1 महीने 2 महीने में कोई तैयारी नहीं होती है। होते होंगे एक आध, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा अच्छे से। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तो लेखापाल क्या खोलता है? इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, देन अकाउंटेंट ओपन्स। कौन सा अकाउंट ओपन करता है? हम सबको पता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाउचर टाइप इज यूज्ड टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक? मतलब दोनों अकाउंट आप ही के हैं, है ना। आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री करना बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री कैश से बैंक में भी होता है, बैंक से बैंक में भी होता है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि आपका पैसा आप ही के हाथ में है, ठीक है। आप बस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। लेट्स सपोज बैंक ए में मेरा कुछ पैसा पड़ा हुआ है और बैंक बी में मेरा कुछ पैसा पड़ा हुआ है। अगर इस बैंक बी के खाते के सारे पैसे को मैं बैंक ए में ट्रांसफर कर देता हूं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पैसा अभी भी मेरे पास है। पहले दो बैंकों में थे, अब एक बैंक में है। क्लियर? तो हम कौन सी एंट्री करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। कौन सा वाउचर यूज करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये वाउचर की बात बोल रहा है, तो एक जनरल वाउचर होगा, वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे पैसे का आना जाना नहीं होता, वो जनरल वाउचर यूज करते हैं। कॉन्ट्रा गलत हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है और जनरल वाउचर है, ठीक है। जनरल वाउचर है, कॉन्ट्रा एंट्री है, ओके। अच्छा क्वेश्चन था। विक्रय बही के कुल योग की खतौनी की जाती है, ठीक है। द टोटल सेल बुक इज पोस्टेड टू दी। टोटल सेल बुक जो होता है, सेल बुक आपका सब्सिडरी बुक होता है। पहले उसमें अकाउंटिंग अपन रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी सेल होती है हमारी, क्रेडिट सेल, उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रिएट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट में जो पैसा हमको मिलता है ना, जो पैसा हमको मिल रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, और जो हम उधारी और बेच रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल सेल क्या है? बेचना। उधारी में बेच रहे हो, उसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। तो क्रेडिट ऑफ सेल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। प्रॉफिट और लॉस साझेदारों के बीच कैसे किया जाना चाहिए? तो ये है साझेदारी संलेख के अनुसार, ठीक है। अगर साझेदारी में, पार्टनरशिप में, अगर कोई संलेख नहीं बनाया गया है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है, तब हम क्या करते हैं? हम बराबर बांट देते हैं, ठीक है। अगर डीड नहीं होगा तो हम बराबर बांट देंगे, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 28। राम सोल्ड गुड टू श्याम वर्थ 500 on 1st of March 2019. He completely forgot to make any entry in his book of account. The error will be, राम ने 1 मार्च 2019 को श्याम को 500 रुपए का माल बेचा, तो वह अपनी पुस्तक में लेखा करना पूर्णतया भूल गया, ठीक है। पूर्णतया भूल गया, कंप्लीट ओमिशन है, ठीक है। तो ये हो गया ओमिशन, जैसे मैंने इंग्लिश में वर्ड यूज किया ओमिशन। अर्थमेटिकल क्या होता है? अर्थमेटिकल ये होता है कि आपने 500 को 5000 अगर लिख देता हो, तो उस पर्टिकुलर केस में ये गणितीय संबंधी गलती हो जाती है। सिद्धांत संबंधी गलती तब होती है
जब आप एक एक एसेट को रिवेन्यू एक्सपेंस मान लेते हो, एक पूंजीगत व्यय को आप आस्थागत या फिर आगमगत व्यय मान के चलते हो, ऐसी गलतियां आपके सिद्धांत संबंधी गलतियां मानी जाती है। कंपनसेटिंग एरर यानी क्षतिपूरक गलतियां वो गलतियां होती है जो आपको कभी पता ही नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे राम ने पैसा दिया, मैंने उसको क्या बोल राम ने पैसा दिया होगा 500 रुपए, लेट सपोज, उसको मैंने श्याम के अकाउंट में लिख दिया, और श्याम ने जो पैसा दिया उसको मैंने राम के अकाउंट में लिख दिया। दोनों ही मेरे डेटर थे, और डेटर अकाउंट में ओवरऑल देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो कंपनसेट हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस? कौन सी अशुद्धि तलपट में प्रकट नहीं होती है? तो देखिए, ना ही क्षतिपूरक, ना ही सैद्धांतिक, और ना ही लेखे संबंधी एरर जो होते हैं, कोई भी आपके ट्रायल बैलेंस में प्रकट नहीं होती है। कौन सी होती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें होता है पार्शियली, है ना, पार्शियली ओमिशन, या फिर आधा समझ लीजिए एंट्री किया और आधा भूल गया। मतलब ये वाला जो होता है कंप्लीट एरर, ये वाला कंप्लीट एरर है आपका। ये अगर कंप्लीट एरर ना होके पार्शियल ओमिशन होता, है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में ये ऑप्शन आपका अलग हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से बता देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। पार्शली ओमिशन जो होता है वो आपके ऐसे एरर होती है जिसको तलपट खोज लेता है, पता कर लेता है, लेकिन कंप्लीट एरर वाले जो जितने भी आपके हैं उसको तलपट नहीं खोज पाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का 10th क्वेश्चन है कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, लेखांकन सूचनाओं की उपयोगकर्ता में शामिल कौन कौन है? तो भैया सरकार तो यूज करती है, कर्मचारी यूज करते हैं, इन्वेस्टर यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ और हानि को अंतरित किया जाता है। रिवैल्यूएशन और जो प्रॉफिट लॉस होते हैं रिवैल्यूएशन पे, उसको किन लोगों को ट्रांसफर किया जाता है? तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके ओल्ड रेशियो में उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ठीक है। आपने बैंक से ऋण ले लिया, है ना, किसके सहारे ऋण ले लिया? डिबेंचर के सहारे ऋण ले लिया है। ठीक है। तो डिबेंचर जो है आपका, उसको एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे? डेबिट कौन सा करना है ये पूछ रहा है। तो हमने दिया क्या और हमने लिया क्या, आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोचेंगे। तो हमने दिया क्या? हमने दिया डिबेंचर, और हमने लिया क्या? हमने लिया पैसा। ठीक है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू करेंगे डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू होगा डिबेंचर अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, तत्काल ऋण चुकाने पर मिलने वाला छूट। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हो चुका है, ये तो बहुत मजाक की बात है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं नगद छूट। तत्काल ऋण अगर आप चुका रहे हो और उस पर आपको छूट मिल रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट, यानी नगद छूट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में, वो कहाँ शो होगा? तो आपके बैलेंस शीट में, है ना, ये आप लिखेंगे अदत्त व्यय। मतलब आपने ऐसे व्यय करे, खर्चे करे हैं जो कि आपने पे नहीं करे हैं, आपने पेमेंट नहीं करे हैं।
तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ये शो होगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है द क्रिएशन ऑफ इट इज लीगली नेसेसरी। इसका जो निर्माण है वो वैधानिक रूप से अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं। पहला जो आपका है ना, पहला जो आपका है प्रोविजन, इसी को अनिवार्य माना गया है। बाकी जो है आपका कैपिटल रिजर्व से लेके रिवेन्यू रिजर्व और फंड, ये जो है आपका, ये आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी आ चुका है। 35 क्वेश्चन उस पार्ट पोर्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब 35 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के हैं और 35 क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं इसके हैं, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, मिलान करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब बना था हमको पता है, 1935 में बना हुआ था। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। तो ए का 2 है ना, ए का 2, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे। देखते हैं और देखिए यहां तो एलिमिनेट ही हो गया ये, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मुझे एक ही पता था, लेट सपोज तब भी ये सही हो जाता। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना था, 1964 में। ठीक है, यूटीआई कब बना था, 1964 में। और आपका भारतीय औद्योगिक निगम है ना, भारतीय औद्योगिक निगम जो है वो आपका बना था, मेरा ये स्टाइलर पता नहीं क्या कर रहा है अभी। ठीक है, 1948 में। और सिडबी जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी है ना, ये आपका बना हुआ था 1990 में। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, ये आपका बना हुआ था, हाँ ठीक ठीक तो है, 1990 में। और यूटीआई कब बना था, यूटीआई बना था 1964 में। फिर से ये स्टाइलर का गलत काम कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या, अधिकतम पूछा है। ठीक है, और इसमें बैंकिंग वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन कैन बी इन पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं, हमको पता है 50। कंपनीज एक्ट में कितने बोले हैं, कंपनीज एक्ट में बोले हैं 100। ठीक है, कितने बोले हैं, 100। तो ये 100 याद रख लेना कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब कितने किए हुए हैं, प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, बोले हैं कि कितने अच्छे लगते हैं, 50 अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 आपको बोलता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कितने होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में 50 ही बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बोला है कि उपयुक्त में से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा समूह सत्य कथनों का है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं आप ऊपर पढ़िए, जब आपको ऊपर से क्लैरिटी नहीं मिल रही कि करना क्या है तो नीचे पढ़िए। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो सत्य कथन है उसको हम पढ़ेंगे। तो रिजर्व बैंक के कार्यों में जनता से ब्याज पर जमायत स्वीकार करना शामिल है। स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंक्लूड इंक्लूडेड अंडर द फंक्शन ऑफ आरबीआई इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट बाय पब्लिक। देखिए पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। जो रिजर्व बैंक है ये बैंकों का बैंक है, पब्लिक का बैंक नहीं है। तो जो बैंक होती है वो अपनी जमाएं इसमें डालती है, तो जहां जहां ए है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है, ए गलत है, और यहां भी ए है, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है वो सही होंगे इसके हिसाब से।
तो भारतीय बैंकिंग की नवीन प्रवृत्तियों में लीड बैंक योजना शामिल है। न्यू बैंकिंग ट्रेंड इंक्लूड्स लीड बैंक स्कीम। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, है ना, साख निर्माण का काम करना, बिल्कुल सही बात है। इशू ऑफ करेंसी वर्क इज इंक्लूडेड अंडर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। हाँ, नोट जो हमारी होती है वो नोट हमारी आरबीआई इशू करती है। ठीक है, सही बात है। तो ऑप्शन बी सी डी विल बी करेक्ट। कमीशन के बदले ऋण संग्रह करना, देखो ये कमीशन के बदले ऋण को, यानी कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेट अगेंस्ट कमीशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं फैक्टरिंग। दो, जो फैक्टरिंग होती है उसमें हम बोलते हैं कि भैया हम आपका जो डेट डेट है, जो आपके देनदार हैं, उनसे हम पैसे वसूल लेंगे, आप हमको कमीशन दे देना, इसको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग। ठीक है। अंडर राइटिंग क्या बोलते हैं? जब कोई शेयर होता है, ये शेयर शेयर है समझ लो, इस शेयर को बेचने का काम करते हैं जो लोग, उसके बदले कमीशन खाते हैं, तो ऐसे लोग को अपन अंडर राइटर बोलते हैं। ठीक है। लीज फाइनेंस तो ये तो गलत ही है, इस पर्टिकुलर इसमें आएगा ही नहीं ये केस। ठीक है, तो फैक्टरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 39 के बाद 40 होना चाहिए, 47 आ गया। देखते हैं आगे शायद हो जाएगा, नहीं है, ये स्किप हो गया, ये स्किप हो गया। ठीक है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही नहीं दिया है। चलिए चलते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन करना है आज, फिर 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, आज की जो कसरत है वो खत्म हो जाएगी हमारी। तो 47 क्वेश्चन हमारा है, कल का ये जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 टू 46, वो मैं कल लेके आ जाऊंगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकर का बैंक है, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट नियंत्रण करता है, बिल्कुल, रेपो रेट और बाकी चीज जो है वो आरबीआई नियंत्रित करता है। क्रेडिट कार्ड आरबीआई जारी नहीं करता है, ये आपके जो बैंक होते हैं वो जारी करते हैं। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत थोड़े से ऐसे क्वेश्चन भी है जो सोचने में मजबूर करते हैं कि भाई हम करें क्या। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, जैसे हर बार एक क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, कोई पूरा वीडियो देखता नहीं है, वरना उसको पता चल जाएगा कि मैं हर बार एक क्वेश्चन देता ही हूँ। तो निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, या इसको आप डिवीजन ऑफ वर्क भी बोल लो। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट, नन ऑफ दीज। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। आप आंसर करेंगे, इस भरोसे के साथ मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के जा रहा हूं। बाय बाय, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप अब तक बने हुए हैं, और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द टाइम। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।